राव साहब, क्या वजह है कि आजकल दक्षिण हरियाणा के तीनों राव साहब जो है आपस में आमने सामने? नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। अपने अपने मन की विचार प्रजातांत्रिक प्रणाली में कहने का सबको अधिकार है। कोई सवाल करता है तो उसका जवाब भी दिया जाता है। लगातार राजेंद्र जी सिंह जो बात कहते हैं, क्या ऐसा लग रहा है कि उनको डर सताने लगा कि अब एक और ऑप्शन बीजेपी के पास मिल गया है? नहीं, बीजेपी के पास सदा ऑप्शन नहीं, ये कोई बात नहीं है। और राव इंद्रजीत सिंह इस इलाके के बड़े लीडर हैं, कई बार एमपी एमएलए बने हैं, तो उनको भी अपने बात कहने का पूरा अधिकार है और उनको कोई टीस है तो कहनी चाहिए। बीजेपी खुद को सबसे अनुशासित पार्टी मानती है जी, लेकिन अब कहाँ ये अनुशासन? नहीं, मैं बयानबाजी नहीं, मैं अपने अपने मन की बात कहने की बात हूँ। प्रजातांत्रिक प्रणाली में यदि कोई अपनी बात कहता है तो इसमें गलत काम क्या हो गया? राव इंद्रजीत तो कह रहे हैं कि हरियाणा में सरकार वो बनाते हैं हमारी वजह से। नहीं, राव इंद्रजीत ने दक्षिण हरियाणा ने 3 बार विधानसभाएं चुनाव जीते हैं बीजेपी ने, तीनों बार उनका भी योगदान रहा। हरियाणा की जनता और खासतौर से अहिरवाल के लोगों ने भरपूर समर्थन और प्यार दिया, तब जाके भाजपा की सरकार बनी। कि मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ते हैं आप? नहीं, भाजपा में राव इंद्रजीत सिंह का भी पूरा योगदान है और हर कार्यकर्ता का योगदान है। जो जो भारतीय जनता पार्टी का छोटे से लेकर बड़े से बड़ा पदाधिकारी का योगदान है। एक आदमी कभी भी सरकार नहीं बना सकता। जब 36 बिरादरी का सबका समर्थन, हर वर्ग का समर्थन मिलता, तब जाके सरकार बनती है। आपने आरोप लगाया कि ऐसे तो पैसे खाते हैं, क्या इस तरह का कोई आपके पास सबूत वगैरह है? नहीं, सबूत नहीं, आम आदमी में चर्चा होती थी इसलिए मैंने कहा, लेकिन अब बहुत कंट्रोल हुआ। आपने देखा होगा कि पुलिस में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। आहिस्ता आहिस्ता हम जीरो टॉलरेंस पे जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी नारा है कि आम आदमी को सहूलियत पहुंचे, बिना रिश्वत के पहुंचे, और उसमें बहुत बड़ा कदम हम उठा रहे हैं। मंत्री जी, आपका नारा सबका साथ सबका विकास है, ये मोदी जी का नारा और भारतीय जनता पार्टी का नारा है। बात करने तो गुड़गांव की बात मैं करूं तो रेडिया यहाँ पर गरीबों की तोड़ी जा रही है और मंत्री एक राजा का काम करता है और गरीबों के पहले या तो उनको उजाड़ने से पहले उनका घर बसाने की कोशिश करो। मैंने अभी देखा 10 सेक्टर में उनको तोड़ रहे हैं, औरतें रो रही हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो अनऑथराइज काम करेगा उसके ऊपर कार्रवाई सरकार करती है। आपको सड़क में बाहर निकाल दिया जाता है, ऐसी कई संस्था देखी आपने? नहीं, जहां जहां एनक्रोचमेंट है और लोगों को परेशानी होती है तो 10 रेहड़ी लगा के हम लाखों आदमियों को परेशान नहीं कर सकते। सरकार का काम बसाने का, उजाड़ने का नहीं, लेकिन कोई नाजायज जिसका फायदा उठाए तो उस पर सरकार कार्रवाई करती है। मंत्री जी, एक मिनट, एक पूछो। ने आप पे आरोप लगाया कि आपकी वजह से उनके यहाँ तोड़फोड़ हुई है, राजेश यादव के यहाँ जो हुई है। राजेश यादव की तोड़फोड़ जो हुई है, आप देखोगे सारा अनऑथराइज था। अभी भी 2-3 दिन पहले तोड़फोड़ हुई, वो 68-70 का रास्ता है जो बहुत साल पहले कांग्रेस के शासन में एक बार किया गया। मैंने गुड़गांव के सभी अधिकारियों को कह रहा है कि भाई जो रास्ते हैं उनको खोलो। जो रास्ते बंद पड़े हैं, जो 60 मीटर का रास्ता, 84 मीटर का रास्ता है, सब उसको ना खोलेंगे। चाहे उसमें नरवीर सिंह की जमीन आए या चाहे राजेश या किसी और भाई क्या है, अकेले राजेश यादव का नहीं नुकसान हुआ। उन्होंने रास्ते में कर रखी है। वो एनवायरमेंट 2007 के मास्टर प्लान में, 2021 के मास्टर प्लान में वो रास्ते बने थे। आज तक वो कब्जा करे बैठे हैं, रास्ता नहीं खुलेगा, जनता ने कोई रास्ता नहीं खुला। तो आरोप कोई लगाओ, लेकिन निराधार आरोप कोई भी लगा सकता है। जबान पे कोई इस पर हड्डी तो है नहीं, कहीं चला लो। मंत्री जी, मेरा एक सवाल है, जब सरकार चुनती है तो आपने खुद कहा है कि जनता, नेता, कार्यकर्ता सब मिलकर बनाते हैं सरकार। जी, जब विकास कार्यों की बात आती है तो आप सब मिलकर काम क्यों नहीं करते? जैसे मेडिकल के 10 प्रोजेक्ट तो गुड़गांव के ऐसे जो 10 साल से अधूरे हैं। जी, ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम है, नहर आप नहीं बना सके, आज वादा ही कर रहे हैं हम। हॉस्पिटल हम नहीं बना सकते, तो ये सारे मिलजुल कर उन कामों में क्यों नहीं लगते? नहीं, उनमें भी लग रहे हैं और आपको 2026 में दिखाई देगा। काम जो पाइपलाइन में थे सारे बाहर निकल के आएंगे। एक प्रजातांत्रिक प्रणाली में एक प्रक्रिया होती है, उसको पूरा कर रहे हैं। नहर गुड़गांव में कोई नहीं आनी, एक पानी आना, जो नहर पहले बनी उसको पाइपलाइन से दाब के ला रहे हैं। पिछले बजट में 3000 करोड़ रुपए मंजूर किया। ककरोई से वो चंदू और यहाँ बसई में आएगी और इस साल मार्च के आसपास उसका शुरू हो जाएगा। डीपीआर तैयार हो रही है, क्योंकि समय लगता है। पानी हम आता है तो खुले, उसमें बहुत गंदगी आ जाती है, आप देखते हो। गर्मियों के दिनों में और जिलों में उस पानी में साइफन लगा कर उस पानी को तोड़ते भी थे। इसलिए मैंने कहा मुख्यमंत्री जी ने, इसको अंडरग्राउंड पाइपलाइन से लाओ, जाके पानी जितना वहां से आए वो यहाँ पहुंच जाए और 1-2 साल में वो काम पूरा हो जाए। जल भराव वाली नहर, जल भराव वाली नहीं, ड्रेन में बनने लग रही है। आप देखोगे काम चल रहा है, एसपीआर के ऊपर चल रहा है और चल रहा है। ज्यादातर हमारा ये जो अपना इलाका है दौलताबाद के आसपास का, खेड़ की माजरा, चंदू, इसमें जल भराव कई हजार एकड़ में होता है।
वो ज्यादा इसलिए होता है कि हमारा घाटा से जो पानी चलता है वो बादशाहपुर ड्रेन के थ्रू और वो वहां जाकर निकल जाता है। छावला जो हमारा ड्रेन है नंबर 8 बोलते हैं जिसको, उसमें पानी की मात्रा उतनी खपत बरसात में नहीं ले पाती जितना हमारे यहाँ से पानी जाता है। पिछले दिनों मनोहर लाल जी आए थे, वो शहरी विकास मंत्री है, उन्होंने एक योजना बनाई है। हम अब वाटिका चौक से उसका पानी सोनना की तरफ लेके जाएंगे जो मेवात में निकल जाएगा। गुड़गांवा नहर जो कनाल जारी उसमें हम डाल देंगे। वो तकरीबन 2000 रुपए का प्रोजेक्ट है, उसकी डीपीआर इरिगेशन डिपार्टमेंट बना रहा है और 2-4 महीने वो डीपीआर बन जाएगी, उस पर काम शुरू हो जाएगा। 3 साल के अंदर वो तैयार करके जो घाटा से वाटिका चौक तक का पानी है वो हम सोनना की तरफ ले जाएंगे, मेवात में ले जाएंगे। तो इस छावला नहर में, क्योंकि मोदी जी ने बीजेपी के इस विधानसभा चुनाव में एक नारा दिया था कि हम 5 साल में यमुना को साफ करेंगे। आज भी यमुना में 11 पॉइंट ऐसे हैं जहां हरियाणा से यमुना में पानी जाता है, उसकी बीओडी खराब है। मेरे पास पर्यावरण महकमा भी, हमने भी एसटीपी सीटीपी लगाने का प्रावधान शुरू किया है ताकि यमुना साफ रहे और आने वाले समय में जैसे विदेशों में नदियों नहरों में घूमते हैं, नदियों में घूमते हैं, ऐसे ही यमुना 5 साल में साफ। मंत्री जी, अस्पताल का सवाल गुड़गांव में मूलभूत समस्याओं के बारे में है। अस्पताल, बस स्टैंड के अलावा सफाई की एक समस्या है। सफाई के टेंडर हो गए बहुत जगह, आपने देखा होगा इस 2025 के साल में जहां बहुत कूड़ा पड़ा था, तकरीबन हमने 4 लाख के आसपास सीएनडी वेस्ट उठाया है। एक दिन में नहीं उठ सकता, कूड़े की भी सफाई हो रही है, टेंडर भी हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं कह रहा हूँ कि सरकार शुरू हुई है, 2026 में आपको अमूलचूल परिवर्तन नजर आएगा। सब आहिस्ता आहिस्ता साफ हो रहा है। 4 का आप बताओगे तो उसका भी साफ करवा देंगे। 3 महीने बोला था कि पॉलिथीन फ्री करने हैं। सब मैं उसमें कामयाब नहीं हो पाया। अब मैं हर जगह जहां भी जाता हूं वहां प्रचार करता हूं और आपके माध्यम से भी जनता को कहना चाहता हूं कि ये पर्यावरण का एक ऐसा मुद्दा के लिए सरकार इसको दूर नहीं कर सकती। जब तक आम आदमी की भागीदारी नहीं होगी, आम आदमी ये नहीं सोचेगा कि हमारा प्रदूषित मुक्त गुड़गांवा हो, तब तक ये कामयाब नहीं हो सकता। मैं उस सरकार में भी मंत्री रहा हूं जिसमें हमने 1996 में शराबबंदी करी, लेकिन 1.5 साल के बाद लोगों का समर्थन ना मिलने की वजह से वो शराबबंदी खोलनी पड़ी। अब भी कहता हूं ये सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन बैन करोगे तो ये 40% असर इसका प्रदूषण का खत्म हो जाएगा। जो लोग अपने हाथ में पॉलीथीन का बैग लेके चलते हैं वो ही अपने बंद कर दो। हमारे हरियाणा में कांग्रेस शासन काल में 2013 से बनना और बिकना सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन बैन है, लेकिन हर दुकान पे, हर मॉल पे, हर रेडी पे ये आपको मिलता है। तो जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे ये पर्यावरण का मुद्दा आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। मंत्री जी, आपने एसपीआर की अभी चर्चा करी है, वहाँ घाटा के आगे से लेके अगर ये वाटिका चौक तक आप जाएं तो अधिकांश सड़क दोनों तरफ से खराब है। नहीं, उसके हम ऊपर डीपीआर तैयार हो रही साहब। हमने एक तो डीपीआर तैयार कर दी NH 48 से और वाटिका चौक तक, उसका टेंडर लगा रहे हैं। मार्च तक उसका काम शुरू होने की उम्मीद है। एलिवेटेड बना रहे हैं और ऐसे ही पहले हमने इसको अंडर पास कहा था कि नीचे अंडर पास बना दो इसको, लेकिन जो सर्वे आया उसमें ये आया कि घाटा गांव की और वाटिका चौक में 16 मीटर का ऊंचाई का अंतर है, तो वहां से यदि पानी आएगा तो उस अंडरपास में भर जाएगा, रुक नहीं पाएगा। तो इसलिए उस डीपीआर को बदलवा के सारा एलिवेटेड कर रहे हैं। पहले फेज में वाटिका चौक से NH 48 और दूसरे फेज में वाटिका चौक से घाटा चौक तक सारा एलिवेटेड बना रहे हैं। 2.5-3 साल में ये तैयार हो जाएगा। आप एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से चलोगे 30 मिनट में आप घाटा चौक पर नॉन स्टॉप पहुंच जाओगे। पोल्यूशन की समस्या बहुत बड़ी है, एक बार फिर से पोल्यूशन बढ़ गया है जी। ग्रैब 4 को लागू कर दिया गया, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन बढ़ता है तो ग्रैब को लागू कर देते हैं। देखो अब के आप देखोगे तो हमने बहुत चेकिंग करी। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी चेकिंग करता है। गुड़गांव में बहुत से बिल्डरों के ऊपर फाइन लगा है, फैक्ट्रियों के ऊपर लगा है। सरकार अपनी बहुत कार्रवाई कर रही है। आप पिछले सालों का रिकॉर्ड निकाल लो, 2025 का निकाल लो, आपको बदलाव नजर आएगा। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं जब तक आम आदमी जागरूक नहीं होगा ये एकदम खत्म नहीं हो सकता। हमने एक बार कृत्रिम बारिश कराने की भी दिल्ली सरकार की और मेरी मीटिंग हुई मनिंदर सिंह सिरसा जी की, तो उन्होंने कहा मैं क्लाउड में वो करवाऊंगा। लेकिन यहाँ क्लाउड में थोड़ा बहुत भी पानी नहीं था, जैसे दुबई वगैरह में होता, तो वो भी कराने की कोशिश करी कि पहले दिल्ली में करा लो, दिल्ली में कामयाब हो जाएगा तो हरियाणा में करा लेंगे। लेकिन दिल्ली में कामयाब नहीं हो पाया, इसलिए हमने नहीं किया।
लेकिन साइंटिस्ट बहुत कुछ रिसर्च कर रहे हैं कि इसका क्या परमानेंट इसका सोल्यूशन हो। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कोई ना कोई इसका समाधान निकालने जा रही है। विधायक जी भी आपके साथ हैं, आपका रोड मैप क्या है, आगे का क्या विकास यहाँ पर आप लोग को? देख, गुड़गांव में ऐसे बहुत से रोड हैं जो रुके पड़े हैं, कनेक्टिविटी ठीक नहीं है। गुड़गांव में एक एक घंटा लग जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में। आप देखो 2014 से 19 तक हमने सारे अंडरपास बनाए, द्वारका एक्सप्रेस बनाया, बादशाहपुर एलिवेटेड बनाया, और 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बादशाहपुर, खासतौर से ग्रामीण इलाका, ये सारा आउटर गुड़गांव बादशाहपुर में आता था। यहाँ इंडिपेंडेंट एमएलए बना, उतने काम नहीं हो पाए। जो विकास की गति 14 से 19 चली थी वो 19 में आके रुक गई। अब माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत सोच रहे हैं कि गुड़गांव का विकास हो, क्योंकि गुड़गांव एक तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, दूसरा दिल्ली के बहुत नजदीक है, तो यहाँ से ही विकास का पैसा जाता है, तो यहाँ डेवलपमेंट हो। तो आपको मैं कह रहा हूँ कि 2026 में आपको बदलाव नजर आएगा। बस स्टैंड की बात है, हॉस्पिटल की, ये सब अभी 2-3 महीने में आपको शुरू होते नजर आएंगे। एक ना, हर साल का जवाब देंगे, एक गुड़गांव पोर्ट की जो नई बिल्डिंग जो बन रही है वो कब तक तैयार हो जाएगी? ये मेरे हाथ में नहीं साहब, इसका शिलान्यास और गुड़गांव इसका रेस्ट हाउस का शिलान्यास तकरीबन आसपास ही हुआ था। वो जुडिशरी का काम था, कर पीडब्ल्यूडी रही थी, लेकिन जुडिशरी ने अपने हाथों में ले रखा था। मैंने वो 1.25 साल में रेस्ट हाउस तैयार कर दिया, लेकिन अब ये वो उनकी देख रेख में काम हो रहा, तो वे करेंगे। पैसे की तरफ सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, काम उन्होंने करवाना, वे करवा। सर यही बात तो लोग कह रहे हैं कांग्रेस वाले भी, कि सरकार ने अपने लिए 5 स्टार बना लिया, लेकिन बस स्टैंड और अस्पताल नहीं बना पाए। नहीं, मैं कहता रहा हूँ मार्च तक आप उम्मीद रखो, बस स्टैंड और हॉस्पिटल की दोनों की आधारशिला रखती जाएगी। वकीलों के चैम्बर के लिए जमीन की मांग कर रहे हैं। हाँ, वकील कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से मिले, इस विषय में चर्चा हो रही है और हम इसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री आरती राव ने, एक मिनट भाई, कैबिनेट मंत्री आरती राव ने जो बयानबाजी इस समय दक्षिणी हरियाणा में चल रही है को लेकर कहा है कि अब आप ये सवाल ना करो तो बयानबाजी हो ही ना। अब मत करो, बयानबाजी नहीं होगी। अब मैं ना जवाब दूंगा तो आप कहोगे तो ये बयान छोड़ दो यार। क्लास इसी में ये कह रहा हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि राव साहब को आपकी जरूरत नहीं है, आपको राव साहब की जरूरत हो सकती है। सबको सबकी जरूरत पड़ती है, लेकिन मैं अपना राजनीतिक इतिहास, राव इंद्रजीत सिंह ने ये कहा कि नरवीर सिंह 2009 में चुनाव हारा, 4थे नंबर पर गया। अब मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ, मेरा तो राजनीतिक जीवन ही राव इंद्रजीत को हरा के शुरू हुआ। वो पहले की बात भूल गए। जब मैं 26 साल का था तब मैं जाटसाना से चुनाव लड़ा, और राव इंद्रजीत का आज भी गढ़ है, मैंने वहीं जाकर राव इंद्रजीत को हराया। मेरा पहला चुनाव ही राव इंद्रजीत के खिलाफ शुरू हुआ था। ये वो 2009 से पहले की बात नहीं बताई, 2009 की बता गए, तो मैं याद वाला हूँ, उम्र के तकाजे के हिसाब से भूल गए होंगे वो। हाँ।